हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सैलरी चैप्टर। सबसे पहले बेसिस एलिमेंट ऑफ सैलरी। सैलरीज का बेसिस एलिमेंट क्या है? सबसे पहला, पेयर एंड पेई मस्ट हैड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। सैलरी का पहला नियम बोलता है पेयर और पेई का एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए, दैट इज मास्टर एंड सर्वेंट का। और दूसरा, पेमेंट मस्ट हैव बीन मेड बाय द एम्प्लॉयर इन सच कैपेसिटी, और जो पेमेंट होगा वो एम्प्लॉयर के द्वारा ही होगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप पढ़ते हैं। A payment can be constructed as salary only if the payer is the employer and employee is the employee of the payer। जो पेमेंट होगा वो एम्प्लॉयर को द्वारा किया जाएगा, वो भी एम्प्लॉय को। और कुछ सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? क्राइटेरिया फॉर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। द की criteria to hold the relationship is that employee is always bound to work as per direction and supervision of the employer। तो सबसे पहला क्राइटेरिया यही बोलता है कि जो एम्प्लॉय है वो हमेशा बॉन्ड होता है कि वो एम्प्लॉयर के गाइडलाइन या फिर एम्प्लॉयर के डायरेक्शन से ही वो काम करेगा। उसके बाद आता है पेमेंट इन employer's capacity to treat any payment as salary, it is necessary that payer being the employer। कोई भी पेमेंट अगर हम लोग को एज अ सैलरी के रूप में करना है तो यह नेसेसरी है कि जो पेयर है वो एम्प्लॉयर होगा। मस्ट हैव मेड द पेमेंट इन सच एम्प्लॉयर्स कैपेसिटी। कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस versus contract for service। in contract of service में the employer can direct and control duties and the manner of performance by the employee। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में जो एम्प्लॉयर है वो डायरेक्ट और कंट्रोल कर सकता है उसका ड्यूटी और परफॉर्मेंस ऑफ मैनर्स एम्प्लॉय का। हेंस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन सम कॉन्ट्रैक्ट। और जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है वो कुछ कुछ केसेस में एग्जिस्ट होता है। हाउएवर इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में द कॉन्ट्रैक्टी कैन सिंपली डिसाइड। इसमें जो कॉन्ट्रैक्टी होता है वो सिंपली डिसाइड करता है एंड कॉट द ऑब्जेक्ट और टारगेट टू अचीव्ड बट कैन नॉट डिसाइड और डायरेक्ट द मैनर ऑफ परफॉर्मेंस। जो ऑब्जेक्ट ऑफ टारगेट होता है वो अचीव कर सकता है बट कैन नॉट डिसाइड, वो डिसाइड नहीं कर सकता है और ना ही डायरेक्ट द मैनर ऑफ परफॉर्मेंस कर सकता है। उसके बाद आता है एजेंट एंड प्रिंसिपल। इफ़ अ पर्सन इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर हिज प्रिंसिपल, अगर यहाँ पे कोई पर्सन प्रिंसिपल के लिए एजेंट बना है या फिर कोई पर्सन अगर प्रिंसिपल के लिए एजेंट बना है तो कोई भी कमीशन, एनी कमीशन या फिर रेम्यूनरेशन अर्नड बाय एजेंट, जो भी रेम्यूनरेशन होगा, कमीशन होगा, वो एजेंट के द्वारा अगर अर्न किया जाएगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा इन द हैंड्स ऑफ सैलरीज के हेड्स में वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो दिस इज़ बिकॉज क्योंकि एन एजेंट इज़ नॉट एम्प्लॉय ऑफ इस प्रिंसिपल, क्योंकि एजेंट एम्प्लॉय का प्रिंसिपल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है? सैलरी रिसीव बाय अ पार्टनर। सैलरी रिसीव बाय अ पार्टनर फ्रॉम इट्स फर्म। खुद के फर्म से एक पार्टनर सैलरी रिसीव कर रहा है जो कि टैक्सेबल नहीं होगा एज अ सैलरी, बिकॉज देयर इज़ no employer employee relationship between the firm and the partner। क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं हो रहा है।
Such salaries shall be taxable under the head of profit and gains of business or profession. तो जो सैलरी रिसीव बाय द पार्टनर इट्स फर्म वो वाला आपका टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. उसके बाद बोलता है सैलरी रिसीव बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम हिज प्रोप्राइटर फर्म. जो सैलरी रिसीव हो रहा है प्रोप्राइटर अपने ही प्रोप्राइटर फर्म से तो वो इनकम नहीं माना जाएगा, क्योंकि एज प्रोप्राइटर एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म आर द सेम पर्सन एंड नो वन कैन अर्न फ्रॉम हिमसेल्फ. इसका मतलब जो प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटरशिप फर्म है वो दोनों एक ही पर्सन होता है और एक ही पर्सन एक दूसरे को सैलरी नहीं दे सकता. उसके बाद आता है रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर. रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर फ्रॉम हिज कंपनी. डायरेक्टर को अगर अपने कंपनी से रेम्यूनरेशन मिलता है तो उसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं एज अ सैलरी ओनली इफ़ डायरेक्टर इज़ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. अगर उस कंपनी में डायरेक्टर एक एम्प्लॉय है तभी उसका जो रेम्यूनरेशन होगा वो टैक्सेबल होगा इन द हेड्स ऑफ सैलरी के चैप्टर में. बट अदरवाइज द सेम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. अगर वो वहाँ का अगर डायरेक्टर उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है तो वो जो इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. नोट है डायरेक्टर सीटिंग फी इज़ टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. डायरेक्टर का जो सिटिंग फीस होता है वो टैक्सेबल हो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. उसके बाद आता है पेंशन रिसीव्ड बाय विडो. पेंशन रिसीव्ड बाय विडो और लीगल हायर फॉर deceased employee is not taxable as salary as no employer-employee relationship exists between the payer and the payee. पेंशन रिसीव हो रहा है विडो या फिर लीगल हायर डिसीज्ड एम्प्लॉय के तो वो टैक्सेबल नहीं होगा सैलरी के हेड में, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एक्सिस्ट ही नहीं करता है. हाउएवर तो वो जो अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा इन द हेड्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. उसके बाद आता है रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय जज. जज को जो रेम्यूनरेशन रिसीव होता है वो टैक्सेबल होता है इन द हेड्स ऑफ सैलरी में इवन थॉट दे आर नॉट हैविंग एनी एम्प्लॉयर. उसके बाद आता है कंक्लूडिंग द एबव डिस्कशंस. जो डिस्कशंस किए हैं हम लोग अभी तक में अ पेमेंट रिसीव्ड फॉर हिज ए पेमेंट रिसीव्ड फॉर सर्विस रेंडर्ड. कुछ सर्विस किए हैं तो उसके बदले हमें कुछ पेमेंट मिला है तो फॉर ए पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर, एक पर्सन से ना कि एम्प्लॉय से, तो उस केस में वो टैक्सेबल नहीं होगा सैलरीज के हेड में बट मे बी टैक्स्ड अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. पर वो जो इनकम है वो आपका प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा, नहीं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा. इसी से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1. इसमें आपको पहचानना है कि सैलरी है या नहीं है. जैसे ए टीचर रिसीव्स एम्प्लॉयमेंट्स इन काइंड from school in which he teaches. So yes, it is immaterial whether salary has been received in cash or in kind. उसके बाद है a teacher of a college receives fee from university for checking answer sheets. मतलब एक टीचर है कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी से पैसा रिसीव कर रहा है आंसर शीट्स चेक करने के लिए. तो यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशंस नहीं बैठ रहा है तो यहीं पे इसलिए यहाँ का आंसर हो जाएगा No, as employer-employee relationship does not exist between payer and payee. समझ के. उसके बाद आता है a payment made to member of parliament और state legislature. मतलब एक पेमेंट जो किया जा रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो उस केस में भी
यहाँ पे सैलरी का इनकम नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन बैठ ही नहीं रहा। क्यों, देखते हैं। ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट legislature is not treated as employee for government. Payment received by them shall be taxable under the head of income from other source. जो पेमेंट रिसीव हो रहा है वो पेमेंट टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। उसका आता है डिफिनीशन ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के तहत। As per section 17 subsection 1 of the Income Tax Act 1961, salary includes the following. As per section 17 subsection 1 के तहत इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सैलरी में क्या क्या इंक्लूड्स होता है। तो सबसे पहला वेजेस इंक्लूड्स होता है, उसके बाद एनुअल एन्युटी और पेंशन भी इंक्लूड रहता है सैलरी में। उसके बाद एनी ग्रेच्युटी वो भी इंक्लूड होता है सैलरी में। उसके बाद एनी फी कमीशन परक्यूजर्स और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस वो भी सैलरीज में इंक्लूड रहता है। एनी एडवांस ऑफ सैलरी, कोई एडवांस में सैलरी है तो वो भी इंक्लूड रहता है। एनी पेमेंट रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड फॉर लीव नॉट अवेल्ड बाय द एसएससी, मतलब कोई भी ऐसा पेमेंट जो छुट्टी के टाइम मिलने वाला था लेकिन हम लोगों ने छुट्टी नहीं लिया है तो उसी के बदले जो पैसा मिला है वो भी सैलरी में इंक्लूड है। उसके बाद आता है द पोर्शन ऑफ द एनुअल एक्रीशन इन एनी प्रीवियस ईयर to the balance at the credit of an employee participating in recognized provident fund to extent it is taxable. Transferred balance in recognized provident fund to extent it is taxable. अगर कोई भी बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर इन प्रीवियस ईयर, मतलब एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जा रहा है प्रीवियस ईयर में टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय के अकाउंट में कोई अंडर पेंशन स्कीम के अंदर जो कि रेफर करता है अंडर सेक्शन 80 CCD। 80 CCD क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम या फिर अटल पेंशन योजना। उसके कुछ बाद है जनरल नोट्स जो हमें याद रखने होते हैं। तो सबसे पहला सैलरी एंड वेजेस आर आइडेंटिकल, सैलरी एंड वेजेस आर आइडेंटिकल इन द इनकम टैक्स एक्ट। जो सैलरी और वेजेस होता है वो आइडेंटिकल होता है, उसे हम पहचान सकते हैं डायरेक्टली इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। उसके बाद होता है वॉलंटरी पेमेंट्स। द एक्ट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, बोथ आर टैक्सेबल एज सैलरी। इस एक्ट में वॉलंटरी और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं बताया गया है, दोनों ही टैक्सेबल है सैलरीज के चैप्टर में। उसके बाद आता है रेम्यूनरेशन फॉर एक्स्ट्रा वर्क। अब रेम्यूनरेशन हो रहा है कुछ एक्स्ट्रा वर्क के लिए हमें रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो उस केस में वेयर एन एम्प्लॉय गेट एक्स्ट्रा पेमेंट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, जहाँ पे एम्प्लॉय कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट पा रहा है अपने एम्प्लॉयर से फॉर work performed outside the duties of his hobbies and thus such payment shall be taxable as salary। तो वो पेमेंट भी टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी में। उसके बाद आता है सैलरी फ्रॉम मोर देन वन सोर्स। सैलरी फ्रॉम मोर देन वन सोर्स, अब सैलरी आ रहा है आपको एक सोर्स से ज़्यादा, तो उस केस में क्या होता है इफ़ एन इंडिविजुअल रिसीव, अगर एक इंडिविजुअल रिसीव कर रहा है सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉयर से ज़्यादा से और दूसरे एम्प्लॉयर से भी सैलरी रिसीव कर रहा है ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर, तो जो सैलरी होगा ईच एम्प्लॉयर शैल बी एक्यूमुलेटेड एंड टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। अब आता है सैलरी फ्रॉम फॉर्मर, प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ सैलरी। जो सैलरी फॉर्मर या प्रेजेंट या फिर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर के द्वारा
चार्जेबल किया जाता है वो सैलरीज के हेड में टैक्सेबल हो जाता है। जैसे एग्जांपल, पेंशन फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर के द्वारा कुछ पेंशन, और एडवांस सैलरी फ्रॉम ए प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर के द्वारा जो एडवांस सैलरी है वो दोनों ही टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड ऑफ सैलरीज। उसके बाद आता है foregoing of salary. Once salary has been earned by an employee, एम्प्लॉय के द्वारा एक बार अगर सैलरी अर्न किया जाए तो इट इज़ सब्सिक्वेंट वेवर डज नॉट मेक इट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी, जो कि टैक्स लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट नहीं है। तो सच वेवर शैल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। उसके बाद आता है नोट, जो हमें याद रखने होते हैं। हाउएवर वेयर एन एम्प्लॉय ओप्ट्स टू सरेंडर हिज सैलरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे एक एम्प्लॉय अपना सैलरी सरेंडर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर सेक्शन 2 ऑफ वॉलेंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी, जो कि एक्सेप्शन बताता है फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट 1961, तो वहाँ पे जो सैलरी सरेंडर हुआ है वो टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद आता है बेसिस चार्ज अंडर सेक्शन 15 के तहत। सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स आइदर ऑन ड्यू बेसिस ऑन रिसिप्ट बेसिस। जो सैलरी चार्जेबल होता है टैक्स में वो ड्यू बेसिस में वो चार्जेबल होगा, नहीं तो रिसिप्ट बेसिस पे चार्ज होगा। विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में जो सबसे पहले आ जाएगा। हेंस टैक्सेबल सैलरी इंक्लूड्स, टैक्सेबल सैलरी में क्या क्या इंक्लूड्स होता है, तो सबसे पहला आता है एडवांस सैलरी ऑन रिसिप्ट बेसिस। सैलरी पेड इन एडवांस इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। अगर सैलरी पेड किया है एडवांस में तो वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरीज में जिस ईयर में वो रिसिप्ट है। नोट दिया हुआ है, such advance salary shall not be included again in the total income। ये जो एडवांस सैलरी है वो फिर से हम टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे व्हेन द सैलरी बिकम्स ड्यू, जब सैलरी बिकम्स ड्यू है। उसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आपका ड्यू बेसिस पे है। सैलरी फॉलिंग ड्यू इज टैक्सेबल, सैलरी अगर फॉलिंग ड्यू हो रहा है तो वो टैक्सेबल है अंडर द हेड ऑफ सैलरीज के चैप्टर में इन द ईयर विच इट फॉल्स ड्यू। नोट है इसके साथ भी, सच ड्यू सैलरी नॉट बी इंक्लूडेड अगेन, जो सैलरी है आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी वो फिर से टोटल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा व्हेन इट इज़ रिसीव, जब ये रिसीव हो जाता है। उसके बाद आता है अरियर सैलरी, एनी इंक्रीमेंट इन सैलरी, सैलरी में अगर कोई भी इंक्रीमेंट है विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के कारण, तो विच हैज़ नॉट बीन टैक्सड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में टैक्स नहीं हुआ, तो सच अरियर विल बी टैक्सड इन द ईयर इन विच इट इज़ अलाउड। तो विच इट इज़ अलाउड, अरियर सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। तो जिस भी ईयर में रिसिप्ट आ गया है उस ईयर से आपका सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा, और अरियर सैलरी टैक्सेबल होता है ऑन द रिसिप्ट बेसिस के हिसाब से होता है। अब आता है ड्यू, सैलरी ड्यू वर्सेस सैलरी एक्रूड। सैलरी ड्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम सैलरी एक्रूड। जो सैलरी ड्यू होता है वो पूरा ही डिफरेंट होता है सैलरी एक्रूड से। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देख लेते हैं। जैसे मिस्टर एक्स joined an organization, Mr. X joined an organization for ₹10,000 per month। मिस्टर एक्स है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं 10,000 पर मंथ के रुपीस में। On 1st December 2021, in which salary falls due first day of every next month, मतलब 1 दिसंबर 2021 से उनका
हर फर्स्ट डे ऑफ एवरी नेक्स्ट मंथ में उनका सैलरी फॉल होता है। तो इन केस टैक्सेबल सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 सैलरी 30,000 ही कैलकुलेट होगा। चलिए देखते हैं कैसे। दिसंबर 21 में अमाउंट कितना सैलरी मिलना चाहिए था, 10,000। ड्यू डेट फर्स्ट तारीख को ड्यू डेट हो जाता था, डेट मीन्स 1/1/2022 को। तो इसका टैक्सेबल कब हो जाएगा प्रीवियस ईयर में, 2021 एंड 22। जनवरी में भी 10,000 मिला था, लेकिन फर्स्ट डे को वो फॉल ड्यू हो गया, तो ये भी टैक्सेबल होगा 2021-22 में। फरवरी को भी 10,000 मिला, लेकिन वो भी फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ के हिसाब से वो भी ड्यू हो गया, तो ये भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा 2021 में। और नेक्स्ट जो मार्च है, ये हम लोग का एक नया असेसमेंट ईयर आ जा रहा है, तो ये भी फॉल ड्यू हो रहा है 1/4/2022, लेकिन इसका जो टैक्सेबल सैलरी होगा वो 2022-23 में होगा। तो इसी कारण हम लोग सिर्फ 3 ठो का ही लेंगे, तो यही 3 ठो हम लोग का टैक्सेबल होगा। जैसे 10,000, 10,000, 10,000 तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा हम लोग का 30,000, और यही हम लोग का टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद आता है एडवांस सैलरी वर्सेस एडवांस अगेंस्ट सैलरी, मतलब एडवांस सैलरी वर्सेस एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल, जो एडवांस सैलरी होता है वो टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर के तहत। वेयर एज जो एडवांस अगेंस्ट सैलरी है वो ट्रीटेड एज लोन, जो एडवांस अगेंस्ट सैलरी है उसे हम लोग ट्रीट करते हैं लोन में, तो हेंस नॉट टैक्सेबल। तो अगर लोन के हिसाब से हम लोग उसे टैक्सेबल करते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होता है अंडर द हेड ऑफ सैलरीज, अंडर द हेड ऑफ सैलरीज। उसके बाद आता है प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी। तो सैलरी विच इज़ रिसीव्ड इन इंडिया, वो सैलरी जो इंडिया में रिसीव हो रहा है और अर्न भी हो रहा है इंडिया में, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा हैंड्स ऑफ ऑल एसएससी वेदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, भले वो इंडिया का रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो। सैलरी इज डीम टू बी अर्न इन इंडिया, जो सैलरी है हम लोग उसे मान ही लेंगे कि वो इंडिया का है। जैसे प्रोवाइडेड दिया हुआ है द सर्विस इज़ रेंडर्ड इन इंडिया, जो अगर सर्विस रेंडर्ड इंडिया में हुआ है तो आपका इनकम मान लिया जाएगा। द रेस्ट पीरियड और लीव पीरियड विच इज़ precede and succeed by the service rendered in India and forms part of service contract of employment। एक्सेप्शंस दिया हुआ है कुछ, तो पहला एक्सेप्शन है सैलरी पेड टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी पे किया गया है बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का सिटीजन है, इज डीम टू एक्यूर इन इंडिया, हम मान लेंगे कि वो एक्यूर इन इंडिया है irrespective of place of work, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 3 के तहत। उसके बाद आता है पेंशन पेबल आउटसाइड इंडिया, कोई पेंशन जो इंडिया के बाहर पेबल किया जा रहा है टू सर्टेन कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कुछ सर्टेन ही एम्प्लॉयज़ के। एंड जज हु परमानेंटली reside outside India shall not be deemed to arise or accrue in India, section 9 subsection 2 के तहत। टैक्स पॉइंट सैलरी इज earned at place where service is rendered, जो सैलरी अर्न किया जाता है तो प्लेस हम लोग देखते हैं किस प्लेस में रेंडेड हुआ है। जैसे एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर भी कोई होगा, प्लेस ऑफ सर्विस अगर वो अपना सर्विस इंडिया में दे रहा है, भले ही वो सैलरी रिसीव कर रहा है आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद आता है एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर भी कोई हो सकता है। प्लेस ऑफ सर्विस, तुम कहीं पर भी सर्विस दे रहा है, लेकिन अगर सैलरी रिसीव कर रहा है इंडिया में तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद आता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया। ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया अगर एम्प्लॉय ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया है, एम्प्लॉयर कोई भी हो, अगर प्लेस ऑफ सर्विस कहीं पर भी हो और सैलरी भी तुम कहीं पर भी रिसीव कर रहा है
तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद आता है इंडियन सिटीज़न। एम्प्लॉय अगर इंडियन सिटीज़न है, और एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है, प्लेस ऑफ सर्विस आउटसाइड है और सैलरी रिसीव कर रहा है तुम बाहर में, तब भी वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद आता है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। भले एम्प्लॉयर कोई भी हो, प्लेस ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया, सैलरी रिसीव कर रहा है आउटसाइड इंडिया, तो भी टैक्सेबल वो नहीं होगा। उसके बाद आता है कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी एट ग्लांस। मतलब सैलरी का कंप्यूटेशन कैसे होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो फॉर्मेट देने से पहले सबसे पहले उस पर में हेडिंग देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी ऑफ, जिस जो नाम होगा वो फॉर द असेसमेंट ईयर, जो असेसमेंट ईयर चल रहा है, जैसे अभी का असेसमेंट ईयर आपका चल रहा है 2022 एंड 23। उसके बाद एक साइड पर्टिकुलर, एक साइड डिटेल और एक साइड अमाउंट। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बेसिक सैलरी, उसके बाद फीस, उसके बाद कमीशन, उसके बाद बोनस, उसके बाद ग्रेच्युटी, उसके बाद लीव इन कैशपेड, उसके बाद पेंशन, उसके बाद आता है रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, उसके बाद आता है कंपनसेशन रिसीव अंडर वॉलेंटरी रिट्रेचमेंट स्कीम। ये सब अमाउंट जो भी होगा, ये सब अमाउंट के कॉलम में लिखा जाएगा। उसके बाद आता है अलाउंस। अलाउंस क्या क्या मिला है, तो उसके बाद अलाउंस हम लोग ऐड करेंगे। तो अलाउंस में सबसे पहले आता है डियरनेस अलाउंस या फिर डियरनेस पे। उसके बाद आता है हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद आता है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, उसके बाद आता है चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस, उसके बाद आता है इंटरटेनमेंट अलाउंस, उसके बाद मेडिकल अलाउंस, उसके बाद कन्वेंसी अलाउंस, उसके बाद सिटी कंपल्सरी अलाउंस। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म अलाउंस, फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिर उसके बाद आता है अदर एम्प्लॉयज़। इन सब के अमाउंट को हम डिटेल्स के कॉलम में लिखेंगे और जो भी टोटल आएगा उसे हम अमाउंट के कॉलम में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद आता है परक्यूजेस अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के तहत एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। कोई भी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर के द्वारा पेड किया गया है एम्प्लॉय को, तो उसका अमाउंट हम लोग डिटेल्स के कॉलम में लिखेंगे। कोई भी एकोमेंडेशन हुआ, शेयर एंड सिक्योरिटी इशूड अंडर ESOP, सो बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सुपर एनुएशन फंड, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, मेडिकल फैसिलिटी एंड अदर फ्रिगनेस बेनिफिट्स। तो ये सब आपका परक्यूजेस हुआ। इन सब का अमाउंट हम लोग लिखेंगे आपका डिटेल कॉलम में और इन सबको जोड़ के अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद आता है लीव ट्रैवल कंसेशन, उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोविडेंट फंड, उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, उसके बाद कोई भी अनदर आइटम। तो उसके बाद जितना भी अमाउंट है उन सब को जोड़ेंगे तो हम लोग का ग्रॉस सैलरी आ जाता है। ग्रॉस सैलरी आने के बाद हम लोग कुछ डिडक्शन सेलेक्ट करते हैं। जैसे डिडक्शन का सेक्शन है अंडर सेक्शन 16, तो सबसे पहला 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, उसके बाद लेस करेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस, उसके बाद टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट या फिर प्रोफेशनल टैक्स। इन तीनों को जोड़ के बाहर में लिखेंगे और ग्रॉस सैलरी से इनको माइनस करेंगे डिडक्शन, तो जो भी आएगा वो हम लोग का टैक्सेबल सैलरी हो जाएगा। उसके बाद बेसिस सैलरी जो हम लोगों ने अभी देखा था स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, तो बेसिस सैलरी इसका मतलब क्या होता है। तो बेसिस सैलरी इट इज़ अ सम पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एज अ सैलरी एंड शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। बेसिस सैलरी वो होता है जो एम्प्लॉयर एक सर्टेन अमाउंट एम्प्लॉय को पे करता है सैलरी के रूप में और वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। उसके बाद आता है पे स्केल दैट इज़ ग्रेड सिस्टम। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ पेमेंट वेयर इंक्रीमेंट स्केल इज प्री नोन टू एम्प्लॉय। ये एक इंक्रीमेंट सिस्टम हुआ। जैसे एक एग्जांपल है, बेसिस सैलरी इज गिवन 5000, 1000, 8000, 2000, 12,000। मतलब
तो इन द अबव डाटा इंडिकेट्स दैट इंक्रीमेंट शेड्यूल, तो जो डाटा हम लोगों ने बेसिस सैलरी के पढ़ा है 5,000, 1,000, 8,000, 2,000, 12,000, तो इसमें जो इंक्रीमेंट है वो एज़ पर शेड्यूल इंटेलियल पेमेंट है। जैसे 5,000 पर मंथ है तो पर मंथ है तो विच इज़ इंक्रीज बाई 1,000 एवरी ईयर। 5,000 है, जब जैसे ही 5,000 तुम्हारा सैलरी है तो वो आपका हर महीना 1,000 बढ़ते जाएगा जब तक कि वो 8,000 ना हो जाए। अगर एक बार वो 8,000 हो जाता है तो फिर से आपको इंक्रीमेंट मिलता है 2,000 का। अब 2,000 तब तक हर महीना बढ़ता रहेगा जब तक कि जो आपका सैलरी है 12,000 तक नहीं मिला जाएगा। तो बेसिस सैलरी, तो यहीं पे आपका बेसिस सैलरी ऐसे ही कैलकुलेट हो गया। उसके बाद आता है डियरनेस अलाउंस या फिर डियरनेस पे। इट इज़ एन एक्स्ट्रा अमाउंट। डियरनेस अलाउंस क्या होता है? ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो कि एम्प्लॉय को दिया जाता है टू मीट द बर्डन ऑफ इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन है उसके बर्डन को थोड़ा कम करने के लिए, और इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेंटेन रखने के लिए, जो कि फुल्ली टैक्सेबल होता है। डीएनएस अलाउंस या फिर डीएनएस पे फुल्ली टैक्सेबल होता है। उसके बाद आता है नोट, जो याद रखें, समटाइम्स इट इज़ गिवन दैट DADP इज़ नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। कभी कभी दिया रहता है जो डीएनएस अलाउंस और डीपी रहता है वो दिया रहता है कि रिटायरमेंट के बेनिफिट का पार्ट नहीं है, लिव इनकेसमेंट, पेंशन, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। इन केस DADP इटसेल्फ शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। तो उस केस में जो डीएनएस अलाउंस और डीएनएस पे है वो अपने आप में ही फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। हाउएवर फॉर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट, पेंशन, HRN एक्सेट्रा, DADP विल बी इंक्लूडेड इन सैलरी। जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे लीव इनकैशमेंट, पेंशन, HRA, तो उसमें DADP सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा। ओनली अगर वो ओनली अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट रहेगा तभी। उसके बाद आता है फीस। एन एम्प्लॉय में बी गिवन अ पार्ट फ्रॉम बेसिस सैलरी। एन एम्प्लॉय में बी गिवन अ पार्ट फ्रॉम बेसिस सैलरी। जो एक एम्प्लॉय है उसे बेसिस सैलरी दिया जाता है। तो एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन फॉर डूइंग स्पेसिफिक जॉब, जब स्पेसिफिक जॉब कुछ ज़्यादा करता है तो उसे एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दिया जाता है अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सच एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन टर्म्ड एज फुल्ली टैक्सेबल। जो एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन भी जो तुम्हें मिल रहा है वो भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद आता है कमीशन। इट मे बी एज परसेंटेज। जो कमीशन होता है ये परसेंटेज के रूप में भी हो सकता है ऑफ टर्नओवर और एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। इन आइदर केस इट इज़ टैक्सेबल। वो टैक्सेबल ही होता है, कमीशन भी फुली टैक्सेबल होता है। उसको आता है बोनस। बोनस में भी कॉन्ट्रेक्चुअल, वॉलंटरी। जो बोनस होता है वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर वॉलंटरी भी हो सकता है। इन आइदर ये फुली टैक्सेबल होता है। एक चीज़ याद रखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बोनस टैक्सेबल होता है, वहीं पर भी जो वॉलंटरी बोनस भी टैक्सेबल होता है पर वो परक्यूजेस में टैक्सेबल होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल ये आपका अलाउंस में टैक्सेबल होगा और जो वॉलंटरी बोनस है आपका परक्यूजेस में जाके टैक्सेबल होगा। इट इज़ टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट। ये टैक्सेबल होता है ईयर ऑफ रिसीप्ट्स में। इफ़ अरियर बोनस इज़ रिसीव्ड, अगर अरियर बोनस रिसीव्ड हो रहा है तो SSC क्लेम कर सकता है रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 के तहत कर सकता है। उसके बाद हम लोग का आता है रिट्रिचमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट। उसके बाद आता है हम लोग का रिटायरमेंट बेनिफिट। तो रिटायरमेंट बेनिफिट का सबसे पहला बेनिफिट होता है ग्रेजुटी। सबसे पहला बेनिफिट होता है ग्रेजुटी। ग्रेजुटी क्या बोल रहा है? ग्रेजुटी इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विस। जो ग्रेजुटी होता है
वो एक प्रकार का रिटायरमेंट का गिफ्ट हुआ, जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है जो पास्ट में सर्विस किया है उसी के कंसिडरेशन में। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डील करता है with the exception from gratuity income. Such exemption can be claimed by a salaried SSC. ये जो एक्सेप्शन है वो सिर्फ सैलरीड एसएससी ही क्लेम कर सकता है। ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय एन एसएससी, एक एसएससी जो ग्रेजुटी रिसीव कर रहा है अदर देन एम्प्लॉय को छोड़कर shall be not be eligible for exemption अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, जो कि एलिजिबल नहीं है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के हिसाब से। जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है, ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय एन एजेंट ऑफ LIC ऑफ इंडिया is not eligible for exception under section 10 subsection 10 as agent are not employee of LIC of India। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एजेंट में एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होता है, तो यहीं पे बोला जा रहा है कि जो ग्रेजुटी है वो रिसीव कर रहा है एक LIC एजेंट ऑफ इंडिया, तो उस केस में वो एक्सेप्शन नहीं ले सकता अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के हिसाब से। क्योंकि वो एक एजेंट एम्प्लॉय नहीं होता। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो सबसे पहला केस क्या है? ग्रेजुटी रिसीव्ड ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूअस सर्विस। तुम ग्रेजुटी रिसीव कर रहा है कंटिन्यूअस ऑफ सर्विस, तुम सर्विस भी दे रहा है, उसके बदले तुम तभी ग्रेजुटी भी ले लिया। तो उस केस में जो भी ग्रेजुटी रिसीव हो रहा है ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूअस ऑफ सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। जो ग्रेजुटी है अगर तुम कॉन्टिन्यूअस सर्विस होते होते तुम ले रहा है ग्रेजुटी, तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय, वेदर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ये हुआ हम लोग का केस ए। उसके बाद आता है केस बी। केस बी क्या कहता है? ग्रेजुटी रिसीव एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मतलब ग्रेजुटी रिसीव कर रहा है टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस ख़त्म होने के बाद, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो उस केस में ग्रेजुटी रिसीव एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज नंबर 1। तो उस केस में जो भी ग्रेजुटी रिसीव होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज नंबर 1 के तहत। टैक्स पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हेयर इंक्लूड। यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कौन कौन इंक्लूड हो रहा है? एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, but does not include employee of statutory corporation। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉय इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो केस ए समझ गए, केस बी समझ गए। उसके बाद केस ए में क्या था? ग्रेजुटी रिसीव ड्यूरिंग कंटिन्यूअस सर्विस। केस बी में है ग्रेजुटी रिसीव एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उसके बाद आता है केस सी। Gratuity received at the time of termination of service, non-government including foreign government employee covered by the payment of gratuity act। मतलब gratuity act रिसीव कर रहा है at the time of termination नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब हो जा रहा है प्राइवेट एम्प्लॉयज़। मतलब ग्रेजुटी वो सर्विस ख़त्म होने के बाद जो ग्रेजुटी रिसीव हो रहा है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, अगर वो कवर्ड है बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के, तो उसमें इन केस ऑफ, तो इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा वही एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज नंबर 2 के तहत। तो सबसे पहला जो एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव हुआ है फर्स्ट, उसके बाद 20 लाख, और उसके बाद 15 वर्किंग डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस।
अरिथमेटिकली देखा जाए तो 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ। इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा वही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नोट्स दिया हुआ है, completed year of service include any fraction in excess of 6 months। अगर completed year of service fraction में दिया हुआ है, अगर वो 6 मंथ से ज़्यादा है तो हम उसे नेक्स्ट ईयर बना देंगे, उसका नेक्स्ट ईयर बना देंगे। जैसे एग्जांपल 7 ईयर 9 मंथ्स काम किया है तो उसे हम लोग 8 ईयर्स मानेंगे। अगर 7 ईयर्स 5 मंथ्स काम किया है तो उसे हम लोग 7 ईयर्स मानेंगे। अगर 7 ईयर्स 6 मंथ्स काम किया है तो उसे हम लोग 7 ईयर्स ही मानेंगे। यहाँ पे सैलरी का मतलब हो रहा है, जो सैलरी पर मंथ है, यहाँ पे सैलरी का मतलब हो रहा है बेसिस प्लस डीए, बेसिस प्लस डीएनएस अलाउंस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का ये जो सैलरी पर मंथ है ये निकल जाएगा। उसके बाद आता है इन केस ऑफ सीजनल इस्टेब्लिशमेंट। जो सीजनल इस्टेब्लिशमेंट होता है वहाँ पे 15 वर्किंग डेज को छोड़ के 7 डेज लेंगे। 7 डिवाइडेड बाई 26 इंटू कम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ। इन केस ऑफ पीस रेटेड एम्प्लॉय तो वहाँ पे 15 डेज सैलरी वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज टोटल वेजेस received for the period of 3 months immediate preceding the termination of his employment। इसी से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या बोला है, अशोक एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड। अशोक नाम का एक एम्प्लॉय है जो कि एबीसी लिमिटेड में काम करता है, जो कि रिसीव किया है 2,05,000 एज अ ग्रेजुटी अंडर द पेमेंट्स ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। जो कि 2,05,000 ग्रेजुटी रिसीव किया है जो कि कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के तहत। और ही रिटायर ऑन 10 सितंबर 2021। और वो रिटायर हुआ है 10 सितंबर 2021 को आफ्टर रेंडरिंग सर्विस 35 ईयर्स 7 मंथ्स। उसने कितना सर्विस दिया है, 35 साल 7 महीना। तो यहाँ पे हम क्या बोले थे, एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, तो हम लोग से नेक्स्ट ईयर काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे 35 ईयर्स 7 मंथ्स लिखा हुआ है तो डैट मीन्स यहाँ पे हम लोग 36 मंथ्स मान लेंगे। द लास्ट ड्रॉन सैलरी वॉज 2,700 पर मंथ। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी चार्जेबल टू टैक्स। तो सबसे पहले लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेजुटी ऑफ मिस्टर अशोक फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23। ग्रेजुटी रिसीव कितना किया है, टोटल 2,05,000 लिख दिए। उसके बाद मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग में जो भी लेस होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो सबसे पहला एक्चुअल ग्रेजुटी कितना रिसीव हुआ, 2,05,000। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड अमाउंट हम लोग का 20 लाख था, 20 लाख। उसके बाद आता है 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू कम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ। तो 15 डिवाइडेड बाई 26 बोले थे यहाँ पे 35 ईयर्स एंड 7 मंथ्स किया है, तो एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स है तो इसे हम लोग नेक्स्ट ईयर काउंट करेंगे। डैट इज़ 35 साल 7 महीना है तो 36 साल हम लोग कर लिए। और लास्ट राउंड कितना था, 2,700 पर मंथ, तो 2,700 मार दिए। तो इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आएगा 56,077। इन दोनों में जो सबसे लेस होगा, जो सबसे छोटा होगा वही हम लोग का एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो 2,05,000 में से 56,077 माइनस करते हैं तो 1,48,923। तो यही हम लोग का टैक्सेबल ग्रेजुटी हो जाएगा। उसके बाद केस डी में क्या बोलता है, ग्रेजुटी रिसीव एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। मतलब ग्रेजुटी रिसीव हो रहा है एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस ख़त्म होने के बाद तुम्हें
ग्रेचुटी रिसीव हो रहा है एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, पर वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट से कवर्ड नहीं है, तो उस केस में क्या देखेंगे, उस केस में इसमें जो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग होगा वो एग्जेंट हो जाएगा। तो पहला एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीप्ट, दूसरा 20 लाख और तीसरा 1/2 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। याद रखिएगा वहाँ पे 15/26 था और यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस जो भी फ्रैक्शन रहेगा उसे हम लोग इंक्लूड कर देंगे। जैसे 7 years 9 months है उसे 7 years ही पकड़ेंगे। एवरेज सैलरी कैसे कंप्यूट करेंगे? एवरेज सैलरी हेयर्स मीन्स बेसिस प्लस डीए। डीए का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है तभी हम लेंगे, नहीं तो ले लेंगे। तो बेसिस प्लस डीए प्लस कमीशन बीइंग अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर बीइंग लास्ट 10 months सैलरी। तो यही जो कैलकुलेशन करके आएगा वही हम लोग का हो जाएगा सैलरी, एवरेज सैलरी पर मंथ। इसके बाद आता है हम लोग का केस ई। केस ई में क्या बोलता है, ग्रेचुटी रिसीव आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय। ग्रेचुटी रिसीव हो रहा है एम्प्लॉय के डेथ के बाद, तो द एक्ट इज साइलेंट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेचुटी। तो यहाँ पे जो एक्ट है इस ट्रीटमेंट ग्रेचुटी इस पे साइलेंट है, रिसीव्ड आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय। हाउएवर ऑन द फॉलोइंग grounds it can be concluded that gratuity received by a legal hire shall not be taxable in the hands of the recipient। ग्रेचुटी जो रिसीप्ट हो रहा है उसके लीगल हायर में, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा इन द हैंड्स ऑफ रिसिप्ट्स में। तो देखो अगर एक लमसम पेमेंट मेड हो रहा है ग्रेचुटसली टू विडो और लीगल हायर ऑफ एम्प्लॉय who die while in सर्विस में होते होते by way of compensation or otherwise is not taxable under the head of salary। Unutilized deposit under the capital gain deposit account scheme shall not be taxable in the hands of legal hire। जो unutilized deposit होगा under the capital गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में वो टैक्सेबल नहीं होगा इन द हैंड्स ऑफ लीगल हायर। उसके बाद आता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन इनकम। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो लायबल नहीं होगा फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन इनकम दैट हैज़ नॉट एक्रूड डिक्रीज टिल द डेथ। उसके बाद आता है लीव सैलरी पेड टू लीगल हायर। लीव सैलरी पेड किया जा रहा है एक लीगल हायर को ऑफ डिक्रीज्ड एम्प्लॉय इज नॉट टैक्सेबल एज सैलरी। जो एम्प्लॉयर डिक्रीज्ड हो गया है वो टैक्सेबल नहीं होगा इन द हैंड्स ऑफ सैलरी। Further, leave salary by a legal hire of government employee who dead is harness is not taxable in the hands of the recipient। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर जो डेट हुआ है हार्नेस की वजह से तो उसका भी जो ग्रेचुटी होता है वो भी टैक्सेबल नहीं होगा इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। टैक्स पॉइंट क्या है? टैक्स पॉइंट इफ़ ग्रेचुटी बिकम्स due before the date of the SSC। If gratuity becomes due before the date of the gratuity, जो gratuity है डेट ऑफ SSC के पहले ही ड्यू है तो दो नो मैटर व्हेन एंड बाय whom receive it shall be taxable in the hands of employee। In the hands of employee whether if gratuity becomes due after the death of SSC it shall not be taxable even the hands of legal head of the SSC। इसी के रिलेटेड एक सम्स है, काफ़ी अच्छा सम्स है। चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या बोलता है। मिस्टर एक्स वर्किंग विथ ABC लिमिटेड सिंस लास्ट 30 years 9 months
हर सैलरी स्ट्रक्चर इज एन अंडर। मिस्टर एक्स जो कि ABC लिमिटेड में काम करते हैं और जिन्होंने अपना सर्विस दिया है अभी तक में 30 साल 9 महीना, उनका सैलरी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सैलरी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो बेसिस सैलरी 5000 पर मंथ है, डियरनेस अलाउंस 3000 पर मंथ है। बोल रहा है ऑन 15/12/2021, 15 दिसंबर 2021 को सी डेट वो मरली। स्टेट द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेजुटी, तो ग्रेजुटी का ट्रीटमेंट करने बोल रही है। केस 1, मिसेस एक्स रिटायर हुई है ऑन 10/12/2021 एंड ग्रेजुटी 4 लाख रिसीव्ड बाय हर हस्बैंड जो लीगल हायर है एज ऑन 18/12/2021. Case B, husband of Mrs. X received gratuity on 18/12/2021 falling due after death of Mr. X. Mr. X is covered by the Payments of Gratuity Act से covered है। तो क्या बोलता है इन केस 1, केस 1 में क्या होना है? केस 1 में जो टोटल ग्रेजुटी रिसीव हुआ है, टोटल ग्रेजुटी कितना है? टोटल ग्रेजुटी है 4 लाख। उसके बाद एक्चुअल, उसके बाद जो मिनिमम होगा उसको लेस करेंगे टोटल ग्रेजुटी के साथ। तो पहला होता है एक्चुअल 4 लाख मिला, उसे स्टैट्यूटरी 20 लाख, फिर 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू कम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 30 ईयर्स इंटू 8000। तो कितना होता है 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 31 इंटू 8000, तो आपका आ जाता है 143077। तो इन तीनों में सबसे छोटा है आपका 143077। तो इसी को यहाँ पे बैठाए और इससे माइनस करें तो आया 256923। तो यही हम लोग का टैक्सेबल ग्रेजुटी हो जाएगा। ये तो था केस 1। अगर मिस्टर एक्स रिटायर हो रही है और उसका ग्रेजुटी रिसीव हो रहा है हिज हस्बैंड को, और दूसरा केस में बोल रहा है हस्बैंड मिसेस एक्स का ग्रेजुटी रिसीव कर रहा है 18/12 फॉलिंग ड्यू आफ्टर डेथ। तो उस केस में सिंस ग्रेजुटी फॉल्स ड्यू आफ्टर द डेथ होने के बाद ग्रेजुटी फॉल हुआ है, तो मिसेस एक्स हिंस द सेम इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिसेस एक्स। द सेड ग्रेजुटी इज नॉट टैक्सेबल इवन इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड मिस्टर एक्स। आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा या फिर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का नाम है CMA शर्मा जी। और हेल्पफुल लगा होगा तो शेयर करिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।